सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत के लिए पिछले दिनों में बड़ी मुश्किलात ये पैदा हो गई कि हुकूमत शायद अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तो तैयार है, क्योंकि अपोजिशन इंतहाई ठंडी ठंडी चल रही है, ठंडे ठार मौसम में, लेकिन उसके अपने इत्तेहादी जमातें खासी गर्म हैं, खासी बरहम हैं। लेकिन आज का दिन पंजाब में कम अज़ कम इस बात की तसल्ली तशफ़ी हुकूमत को करा गई है कि हुकूमत के लिए अब सबसे बड़ा इत्तेहादी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो राम हो गई है, राज़ी हो गई है। और उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया है कि हमारी तो चाहत है कि अगले आने वाले इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया जाए। स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से आज वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के साथ मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और असद उमर भी शरीक थे। शफकत महमूद मौजूद थे। इसे बड़ी एक हैवी कमेटी कहा जाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। अंदरूनी कहानी क्या है, मामलात क्या हैं, कि कैसे ये सेटलमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाबिर वकास, उनसे जानेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, ये मामला क्या आज की मीटिंग में ही तय हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो हुकूमत के साथ उनके मामलात तय हो गए, मामलात हल हो गए? जी मुदस्सिर, ये तकरीबन एक माह हो चला था, एक डेडलॉक सा जो है वो दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम देख रहे थे। और इसमें ख़ासकर जो अहम नुक्ता उठाया जा रहा था ये वही था कि चौधरी बरदरान की जानिब से कि जो मामला तय पाए गए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो मामला दोबारा से वहीं से शुरू किए जाएँ और उनको भी जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ उसमें शामिल किया जाए। लेकिन चूँकि उनको शामिल नहीं किया जा रहा था तो इस पर डेडलॉक जो है वो एक बार फिर हो गया। और शफकत मूसा साहब ने एक पहले मीटिंग की थी, लेकिन उसमें कोई ऐसे नताइज सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जब मीटिंग्स में आना था तो उससे पहले 8th क्लब वज़ीर आला हाउस में एक मीटिंग हुई, जिसमें ये पांचों लोग जो हैं वो गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब, असद उमर साहब, शफकत मूसा साहब और जो टीम की सरबराही कर रहे थे परवेज़ खटक साहब वज़ीर दफ़ा, उन्होंने एक मुशावरती इजलास खुद से किया और उसमें यह बात तय पाई कि जो भी मुतालबात हैं उसमें गो हेड दिया जाएगा और वहाँ जाकर इसमें ग्रीन सिग्नल ही दिया जाएगा। और एक घंटे की ये एक मुशावरत थी, जिसके बाद जब मीडिया के सामने बाहर आए तो यही नवीद सुनाई दोनों जमातों ने कि हमारा जो मामला थे वो खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। और इस मौके पे जो वज़ीर दफ़ा साहब थे उन्होंने तो ये कहा कि ये सिर्फ छोटे छोटे मामूली तहफ़्फ़ुज़ात थे, इख्तलाफात थे जिनको सिर्फ अपोजिशन ने हवा दी। लेकिन अपोजिशन से ज़्यादा हम देखते हैं कि इस मामले में कामिल अली आगा साहब ने ख़ास तौर पर जो भी मीडिया टॉक की उसमें ज़्यादातर हमें दिखाई दिया कि वो अपोजिशन से ज़्यादा वो खुद अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमात से नाला दिखाई देते थे। इसके बाद अगर हम बात करें चौधरी शुजात साहब की, जब वो उम्रे पर जा रहे थे तो उन्होंने जाने से पहले ये कहा कि ये जो इमरान खान साहब हैं उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको गलत राह पर लेकर जा रहे हैं और हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कोई भी डायरेक्ट राब्ता जो है वो खान साहब से नहीं किया गया था और हुकूमती मुज़ाकराती टीम को एक बार फिर आज एक हैवी वेट मैंडेट के साथ जो है वो यहाँ पर आना पड़ा। और उसमें पहले से ही जहनों में था मुस्लिम लीग काफ के भी कि आज जो है वो ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है। और जो मामला थे खासतौर पर जिसमें फ़ंड्स के मामला थे और ख़ासतौर पर तारिक बशीर चीमा साहब का जो हल्का है जनूबी पंजाब में, उसके जो फंड्स और वहाँ पर जो मामला जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इश्यूज़ आ रहे थे उनको हल करने के हवाले से कहा गया था। और ये ब्यूरोक्रेसी के मामला जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ को दरपेश हैं, ये तो तहरीक इंसाफ की जो अपने MPs हैं उनको भी ये दरपेश हैं और छोटे इलाकों में वहाँ पर उनके लिए भी मामलात हैं। जाबिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। उज़्मा कारदार साहिबा, ये फिर तरीका अच्छा तो रविश नहीं है कि हुकूमत पर इस तरह से प्रेशर अपने कामों के लिए, अपने मामलात के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए डलवाया जा सके और फिर हुकूमत इसी तरह से मान के अपने इत्तेहादियों के साथ 1.5 साल बाद फिर सरेंडर कर जाए कि ठीक है। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि सूबा एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए, यहाँ पर चाहे वो आपके MPs हों या चाहे इत्तेहादी जमातों के MPs हों, वो अपनी मर्जी चाह रहे हैं, वो अपने मामलात चाह रहे हैं। तो फिर इसी तरह से आप कभी राज़ी कर रहे होंगे, कभी मना रहे होंगे, ऐसा ही चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आज बड़ा अच्छा दिन है।
देखें, एक जो फैमिली होती है ना, उसमें अगर 5 लोग होते हैं तो वो भी सारे हमेशा एक पेज पे नहीं होते हैं। हर एक का कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और कई दफ़ा आपस में क्लैश हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैमिली का शिराजा बिखर जाए और सब अलग-अलग एक दूसरे से हो जाएं। आखिर में तो वो फैमिली ही होती है। हमारे जो इत्तेहादी हैं मुदस्सिर, उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त में भी हमारा साथ दिया है और हमने हमेशा इस बात की कदर की है और हमेशा उनको एहतराम की निगाह से देखा है। आपने देखा है कि जब हम केपी में थे 2013 से 2018 तक, तब भी हमारी सिंपल मेजॉरिटी थी और उस वक़्त भी हमारे इत्तेहादी, हालांकि कई हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जमाते इस्लामी हमेशा ऑपोजिट कैंप में जाके उनको बैठने का बड़ा शौक़ होता था, लेकिन हमने आखिर तक अपने इत्तेहादियों का साथ निभाया। अब यहाँ पे पंजाब में जो सूरत हाल है, बिल्कुल क्यू लीग जो है उनके साथ हमारा इत्तेहाद है और बड़ा अच्छा इत्तेहाद चल रहा था। आपको पता है कि बड़े एक ऐसा तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और सबको इकट्ठा लेके वो चल रहे हैं। थोड़ी बहुत जो तारिक बशीर चीमा या कामिल अली आगा, कभी कभी जो आपको पता है वो गुड कॉप बैड कॉप खेलने का बहुत शौक़ है उनको, लेकिन आखिर को जो उनकी लीडरशिप है वो तो आप चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही हैं और कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पता चले कि जी बहुत ये इन्होंने हार्ड लाइन ली है। थोड़ी बहुत शिकवे शिकायत होते रहे, लेकिन आपने देखा कि आज हम ये कह सकते हैं कि वो जो फंड्स के मामलात हैं, वो जो चीज़ों में शामिल करने की चीज़ें हैं, फिर वो अफसरान के तकर्रुर तबादले हैं, वो फिर काफिली के मान लिए गए हैं। मुदस्सिर, जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है, देखिए अगर फंड्स ये कोई पुरानी हुकूमतें कोई किटी में कुछ छोड़ के जाती तो हम बड़ी खुशी से उसको डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन ये तो कंगाल करके गए हैं पंजाब हुकूमत को। पैसे होंगे तो वो आगे से दिए जाएंगे ना। हमारे अपने जो MPs हैं, हमारे जो अपने MNAs हैं, उनको भी बिल्कुल कोई फंड, उनकी भी ये गिले शिकवे हैं जो कि हमारे इत्तेहादियों के हैं। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होगी तो बल्कि हम पहले अपने इत्तेहादियों को देंगे, फिर अपने खुद MPs को देंगे। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, वो भी यही सिचुएशन है कि जो इनको शिकायत है वो हमारे वालों को, अपने लोगों को भी वही शिकायत हैं। लेकिन अब जो लास्ट चेंज आई है जिसमें चीफ मिनिस्टर और IG पुलिस को प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये बेहतरीन हम सिलेक्शन करके गए हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इज्जत देनी है, उनकी बात सुननी है, लेकिन कोई काम जो है वो मेरिट से के खिलाफ नहीं करना। तो ये दोनों साइडों से ताली बजती है। आप अगर जायज़ काम कहेंगे तो आई एम श्योर ये जो हमारे नए मुतय्यन हुए हैं हाई लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर कारकर्दगी पे असर पड़ता है इसका, उनकी परफॉर्मेंस पे, और वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे जो है वो नाजायज़ कोई तासुर आए कि वो बात पॉलिटिशियंस की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी। लेकिन पॉलिटिशियंस को भी ये सोचना पड़ेगा कि ट्रांसफर्स जो हैं वो तो उनकी डोमेन है ही नहीं। खुदा के लिए ट्रांसफर्स को तो आप छोड़ दें ना, आप बात काम की करें। सही अगर काम है, जायज़ काम है, तो वो हर हालत में पूरा करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी को, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जायद है उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो है बड़ी अच्छे तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में मिलकर चल रहे हैं। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात इधर से थे उस पे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं क्विकली आपसे एक छोटा सा जवाब के, आज बहावलपुर के लिए तारिक बशीर चीमा के और गुजरात के लिए चौधरी बिरादरान के जाबिर, मामलात अफसरान के हवाले से, काम के हवाले से क्या इत्तलात है, को हल हुए हैं? उसके बाद ही आकर बड़े ज़बरदस्त किस्म की मीडिया टॉक हुई है। जी बिल्कुल, ये गो हेड मिला है तो उसके बाद ये सारे मामला तय पाए हैं। और इसमें जब हमने ये पूछा कि आपकी 2 वजारतों के हवाले से आप खुद एक बैक स्टेप कर गए थे कि जब पहले वादा हुआ था कि जो वजारतें हैं वो काफिली को मिलेंगी, और अब आपने खुद इस चीज़ को डिनाई किया है कि जी हम अब एक ही वजारत के साथ चलेंगे, उस वजारत में भी मसाइल आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस तमाम इशूज़ को जो है वो हमने पहले भी भुगता है 10 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो अभी भुगत लेंगे या इसको देख लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम जो बात थी, जो हमारा ये सवाल था जिसका जवाब तो
उन्होंने गोल कर दिया परवेज़ लाई साहब ने, लेकिन वो ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कल लाहौर में थे, तो उनसे सवाल हुआ था कि आपकी कौन सी ऐसी अमानत है जो कि परवेज़ लाई साहब साथ लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरी तो कोई ऐसी अमानत नहीं है, अलबत्ता जो वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा है और मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से बात हुई थी, वो ज़रूर उनके पास शायद अमानत के तौर पर ये चीज़ है। तो इस हवाले से जब इस्तफसार किया गया परवेज़ लाई साहब से, तो परवेज़ लाई साहब ने इस बात को गोल करते हुए कहा कि वो अमानत अभी भी अमानत है और उस अमानत में वो ख़यानत नहीं कर सकते। जब मौलाना साहब खुद ज़ाती तौर पर उनको ये हुक्म देंगे तो वो ज़रूर इस हवाले से कौम को आगाह करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और चीज़ें हैं, महंगाई के हवाले से हमने ज़रूर पूछा कि क्या वो इस हवाले से वही अवामी प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है महंगाई पर। तो उनका ये कहना था कि उसमें भी हम जो है वो फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, इसमें पंजाब हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी सदाकत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाबिर हमारे साथ मौजूद थे और महंगाई के हवाले से बात की है, उस पर भी हम बात करते हैं आगे चल के। हुकूमत के आवाम रिलीफ देने के लिए सरगर्म है, उस पर भी बात होगी, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला वो रहा है और वो है इस वक्त कि एक करारदाद प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लाई गई थी और वो करारदाद लाई गई अली मोहम्मद खान की जानिब से कौमी असम्बली में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों की मुखालिफत के बावजूद वो पास हो गई। वो थी बच्चों के साथ ज़्यादती, उसके बाद उन्हें कत्ल करने के बाद उस मुजरिमान को सरेआम फांसी की सज़ा के हवाले से। उज़्मा कारदार साहिबा, ये एक मामला पेचीदा भी है, कानूनी भी है कि इस पर सरेआम फांसी का मामला होना चाहिए। बहरहाल ये एक करारदाद है, क्या हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही कि इस केस के अंदर शदीद तर किस्म के कवानीन बनाए जाएँ? और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली ने अपना काम कर लिया कि उन्होंने एक ज़ैनब अलर्ट बिल बनाया जिसके तहत एक अथॉरिटी भी बन रही है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपकी पंजाब असम्बली में चीज़ें अभी तक बड़ी सुस्त हैं या बिल्कुल हैं ही नहीं। इसके बारे में तो बताएं। मुदस्सिर, ये जो ज़ैनब अलर्ट बिल है, ये बड़ा एक खुश आइन था जो ये नेशनल असेंबली से पास हुआ है। और आपने शायद चीफ मिनिस्टर की वो ट्वीट पढ़ी होगी कि इन प्रिंसिपल पंजाब असेंबली ने भी इसको, पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसको ओन कर लिया है और इंशाल्लाह ताला एज अ प्राइवेट मेंबर मैंने भी इसको जमा कराया है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो ये बहुत एक बेहतरीन बात होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे अगले 1-2 सेशंस में ये पंजाब गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन इसमें जो ये कैपिटल पनिशमेंट का जो नुक्ता है, ये हमें देखना पड़ेगा बहुत सारे जावियों से। एक तो नंबर 1 हमारी लॉ मिनिस्ट्री क्या एडवाइस हमें देती है, उसको देखना पड़ेगा। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमारी जो ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है, बिकॉज़ पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं हमने उन पे साइन किया हुआ है, तो कुछ हमारे पे बंदिशें वहाँ से भी आती हैं। लेकिन ये दो टोक बात है कि इतना जो इंसानियत से गिरा हुआ फेल है, इसको हर हालत में हम जो है इसको कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है और इस पर संगीन से संगीन जो है सज़ा। अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से इसमें हम स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, जिस तरह एंटी टेररिज्म कोर्ट होता है, ख़ास कोर्ट्स इसके लिए बनाएं जिसमें स्पीडी ट्रायल हो और फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो सज़ा दी जाए। इंडोनेशिया में एक है कि जी इस तरह से आप इसको जो इस तरह का एक वहशियत और बर्बरियत एक इंसान दिखाए एक मासूम बच्चे पे, तो उसको ऐसी सज़ा दें कि उसके जो सारे जो पार्ट्स हैं कुछ जिस्म के वो काट दिए जाएं ताकि वो सारी उम्र जो है वो ये अजियत बर्दाश्त करे। और भी इस तरह की तजावीज़ हैं कि किस तरीके से, लेकिन इसको रोकना ये हर हालत में हाँ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये इंसानियत से घिरी हुई हरकत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कोई मुआशरा जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिम्मेदारी आप लोग, क्योंकि वहाँ लेजिस्लेशन के लिए ये चीज़ें होंगी तो आप लोग हैं जो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में बैठकर इनको बिल की सूरत में लेकर आएंगे। वो क्या आता है, क्या चीज़ें होती हैं, हम बात करते हैं ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से कि उसके अंदर सज़ाओं पर क्या मामलात हैं। मुफ्ती नईम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब आपके वक्त का। सर, मजहबी तौर पर और मजहब इस्लाम ख़ास तौर पर क्या अहकामात हैं कि इस किस्म का अगर कोई फेल किया जाए तो उसके लिए किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? क्या ये सरेआम फांसी की सज़ा देना शरई है, गैर शरई है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने जुर्म किया है कि बच्चों को कत्ल भी किया है, उनके साथ बदकारी भी की है और बहुत सारे गलत काम हैं और ये बढ़ता जा रहा है, मोहल्लों में, इलाकों में, गलियों में जगह जगह बढ़ रहा है। इसका वाहिद हल कुरान पाक में लिखा है अल्लाह ताला ने अपने किताब में कि इनकी सजा ये कि इनको सजाए मौत हो और इनकी सजाए मौत में इनको देखने के लिए एक जमात होनी चाहिए जो इनकी सजा को देखे। ये हुआ कुरान की आयत का कि सरेआम सजा देनी चाहिए मौत, ताकि लोगों के लिए इबरत हो, और जब ये सजा होगी, इबरत होगी, तो इंशाल्लाह जराइम कम होंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जराइम के कम होने का। अब आप ये बतलाइए कि सऊदी अरब वहाँ जराइम कम क्यों है? उसकी वजह यह है कि वो सरेआम देते हैं तो दूसरे आदमी डर जाते हैं, और इसके अलावा अब जो भी चाहें अमल करेंगे तो ये नुकसानदेह होगा। और कुरान पाक में जब वाज़े है कि जब इनको सजा दी जाए तो एक जमात होनी चाहिए जो इनकी सजा को देखे। इसका मतलब ये हो गया कि सरेआम सजा होनी चाहिए। तो इसलिए इस बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जो है उनके जुर्म को नहीं देख रहा, कितना बड़ा जुर्म है, ये देख रहे हैं कि सजा वाशियाना है, और उन्होंने जो काम किया है वो क्या मुजरिमाना नहीं है जो कुछ कर रहा ना। इसलिए जो है ना जुर्म को देखते हुए ये सजा बिल्कुल सही है। तो मुफ्ती साहब, ये भी एक बड़ा मामला है कि पाकिस्तान पर बहुत सारे पाकिस्तान इंटरनेशनल जो कवानीन है उनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, इसलिए वे हुकूमतें थोड़ा रिलक्टेंट रहती हैं, थोड़ा हिचकिचाहट होती है इस तरह की सजाएं हो तो उनके लिए और पाबंदी। अपनी आवाम को जो है वो देना चाहता है अमन, सुकून। सही। उसके लिए जब देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल कानून सऊदी अरब के लिए नहीं है या और ममालिक में नहीं है जहाँ पर ईरान और दूसरी जगह सजा दी जाती है खुलेआम, सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क के अमन व अमान को बाकी रखने के लिए, अपने मुल्क के बच्चों की इज्जत को महफूज रखने के लिए इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं बहुत। पीजे मीर साहब, आपके वक्त का हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, लेकिन ये बहुत बहस हो रही है पीजे मीर साहब कि सरेआम फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे तमाम मुजरिमान के लिए जो इस किस्म के फेल में शामिल हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाए। आपका क्या मौक़िफ़ है सर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखें हर माशरे के अपने अपने असूल होते हैं, और ये जो कहते हैं कि जी दुनिया के अंदर फांसी बंद कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और लेकिन उनके कवानीन कुछ और है। उनके आप कह लो कि कल्चरल, जो हमारा कल्चर है उनका कल्चर है एक डिफरेंट कल्चर है। हमने अपने मज़हब और अपने ही जो इलाका है हमने उसकी आप कह लो कि जो प्रायोरिटीज़ है हमने उसको देखना है। ये जो बच्चों के साथ मैं समझता हूँ इस तरह जुल्म और इस तरह की जो गलत चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपके लिए कोई भी, मैं आपको बता दूं कि सज़ा फांसी से कम नहीं है। एक अमेरिका, यूरोप, कहीं भी चले जाएं, ये जो रेपिस्ट होते हैं और चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, इनको जेलों में लोग खुद ही जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको मार देते हैं। आप कहीं भी देख लो, इस पे इतनी फिल्में भी बनी हैं कि ये जो मोलेस्टर्स और रेपिस्ट हैं इनको तो वो वैसे अपनी वेस्टर्न जेलों में मार देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बिल्कुल गलत काम है। बच्चा हर एक का होता है, कोई भी हो। और एक चीज़, दूसरी चीज़ आप देखो कि वेस्ट के अंदर आपने बच्चों को एक ऐसा कर दिया कि बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं है। आप एक किसी को स्लैप भी कर दे, वो बच्चा आपको पुलिस में लेके जा सकता है। ये वेस्टर्न एक लॉ है। इसमें क्या हुआ, आपके जो पेरेंटल गाइडेंस है, पेरेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हट गई हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि एक वहाँ का जो बच्चा है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसको पता है उसके राइट्स हैं। द क्वेश्चन इज, जब तक अपनी फैमिली अपने बच्चों को कंट्रोल और सही तरीके से नहीं रखेगी, बाहर तो प्रेडेटर्स फिर मुदस्सिर, बाहर तो गलत लोग फिर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा इधर का जो कल्चर है हमने इसको प्रिजर्व करना है। मैं बिल्कुल मुफ्ती साहब से एग्री करता हूं, बिल्कुल आपने अपने कल्चर
देखना है, और जो क्राइम है उस क्राइम पे कोई कंसेशन या कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये सख्त कानून इसी तरह से हो कि अगर इबरत जो है वो बनाया जाए। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का अब तरीक़ाकार अपनाया जाएगा और महंगाई कंट्रोल की जाएगी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? और जो IMF इस पाकिस्तान मज़ीद सैंक्शंस भी लगा रहा है, पाकिस्तान के लिए मज़ीद कर्ज भी दे रहा है, उसके बाद कैसे ये मुमकिन है कि महंगाई कंट्रोल हो? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीनी का बहरान हो, आटे का बहरान हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, ये हुकूमत फैसला कर रही है। लेकिन ये बहरान पैदा हो गया, इसकी पहले प्लानिंग हुआ है कि प्लानिंग नहीं थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। कौन मुलव्विस है कौन नहीं, ये तो तहकीकात से सामने आएगा। हम किसी का नाम यहाँ पर कोट नहीं करेंगे। मुखालिफिन आपकी जमात के अंदर लोगों पर ये बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन लोगों की वजह से ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। अब कहा जा रहा है महंगाई वज़ीर आज़म साहब कह रहे कंट्रोल करेंगे हम, ये आटा है, घी है, दालें हैं, इनकी कीमतों को कंट्रोल करेंगे। इतना वक्त बीत गया, पहले क्या हो रहा था? मुदस्सिर, एक पहले बात आपको दोबारा बताती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर कामयाब हो जाते हैं और उनकी हुकूमत जो है इस भंवर से इस मुल्क को निकाल और इस कौम को निकाल लेती है, तो जो आपकी जो ये सारी जो स्टेटस को पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन है, ये बिल्कुल जो है इनकी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी। अब ये इसकी वजह से एक रीज़न ये भी है कि ये गुमराह करते हैं लोगों को, बात का बतंगड़ भी बनाते हैं, और इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हर वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महंगाई का जो एलिमेंट है, इसमें चूँकि अब हसास अदारों की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे आ चुकी है, उनको बिल्कुल क्लियरली पता चल गया है कि कौन इसके पीछे ये मसनूई बहरान था, आटे का भी और ये चीनी का भी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल बेस्ड मुल्क है और इसमें बेतहाशा गंदम भी प्रोड्यूस होती है, गन्ना भी बहुत होता है। तो ये जो इस वक्त बहरान आया, इसके जो जिम्मेदारान हैं उसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, कुछ सियासी लोग भी शामिल हैं, और माफिया और जो भी कार्टेल इसके पीछे है, वो प्राइम मिनिस्टर को अब उसका पूरी रिपोर्ट उनके सामने है। रिपोर्ट तो आ गई है, उस रिपोर्ट का क्या हो कि अवाम जो है वो 40 का आटा 70 में, 65 की चीनी 85 में, और वो 110 का घी जो है वो 180 में खरीद रहे हैं। उन लोगों ने तो अरबों और खरबों रुपया कमा लिया, जो लोग इस सारे अमल में मुलव्विस थे। अब इस रिपोर्ट का उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना पाकिस्तान में पीजे मीर साहब पहले ताकतवर के खिलाफ हो पाई है, नौकरी गरीब आदमी के लिए तो मुश्किलात होगी ना। एक बात मुदस्सिर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो बॉर्डर पे, चमन पे और तोरखम बॉर्डर पे 7 जो हमारे कस्टम के जो आला एहलकार है वो मुअत्तल कर दिए गए, जिन्होंने स्मगलिंग में जिनका हाथ था। जी बिल्कुल, वो मुलव्विस, उन लोगों का चीजें भी सामने आ गई, उनके खिलाफ कार्रवाई है। लेकिन असल मामला है कि मैनेज करना हुकूमत का काम है। पीजे मीर साहब वो मैनेज नहीं कर पाई है, उसके बाद ये सारी चीज़ें उससे निकल कर आई हैं। समझते हैं कि ये अब वापस रिवर्स कुछ चीज़ें हो पाएं? ये बिल्कुल मुदस्सर हो सकती हैं। देखें, आज की हुकूमत तो आप छोड़ें, ये पुरानी हुकूमतों में हमने देखा है कि प्राइस हाइक्स हो जाती हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, और फिर आप कह लो कि आप टेम्परेरी मेजर्स लेते हो। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपका बड़ा सिंपल है कि आज की जो हुकूमत है इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इनको चाहिए कि मार्केट रेगुलेटर्स लेके आएँ, प्राइस कंट्रोल करें। देखें ना, हम करते हैं, रमज़ान आ जाता है तो हम प्राइस कंट्रोल पे चले जाते हैं। अक्रॉस द बोर्ड ये सालों से हो रहा है।
आपको चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आप एम्प्लॉय करें लोगों को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केट रेगुलेटर्स लेके आए। ये जब आप लेके आएंगे प्राइस में एक फ़र्क नज़र आएगा। मैंने कई दफ़ा कहा है, आप कराची में क्लिफ्टन में एक प्राइस है, डिफेंस में एक प्राइस है, सदर में एक प्राइस है, यही लाहौर में आप ले लें, शालमी में कुछ और है, आजम क्लॉथ मार्केट में कुछ और है, डिफेंस और गुलबर्ग में कुछ और है, इस्लामाबाद में भी यही है, पेशावर में। तो हमें चाहिए कि एक मार्केट रेगुलेशन सिस्टम करें कि जिसके अंदर आप आवाम को ये प्राइस हाइक इससे बताएं। आटे की कीमत क्यों बढ़ी है? ये सिर्फ बढ़ी है क्योंककि लाहौर में 800 चक्कियां हैं, उनको कहा कि भाई तुम गवर्नमेंट रेट पे 803 रुपए पे बेचो। उन्होंने कहा नहीं, हम 823 और 24 पे जाएंगे। वहां ये खिचड़ी बनती उसके बाद ये कार्टेल अंदर आता है मिल ओनर्स का, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मसनूई आपके सामने स्टोरी पेश की जाती है। ये स्टोरी भी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए था इसको पहले एक्सपोज करे। कोई बुरान नहीं था, ये सब झूठ है। और ये आगे कहते हैं, ये आपको पता है कि 66 के अंदर अयूब खान के दौरान चीनी महंगी होगी, उसकी गवर्नमेंट चलेगी, सिर्फ 4 आने महंगी हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट चलेगी। आपने जब तक अवाम की खिदमत नहीं करनी है थ्रू मार्केट रेगुलेटर्स, ये आपके सामने हर जगह पूरी दुनिया में ये मिलता है, पूरी दुनिया में स्मगलिंग होती है, पूरी दुनिया में प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन वहाँ ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप एक चीज़ खरीद लें कहीं से, थोड़ी सी खराब होगी, वापस दुकानदार पे जाएं, वो कहेगा नहीं जी हम तो वापस नहीं लेंगे। आप दुनिया में चले जाएं, साल के बाद वो फिर भी वापस करेगा या रिप्लेस करेगा। यहाँ तो एक आम आदमी की प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रेगुलेटर्स इमीडिएटली हायर करें। ये जो हम कहते हैं ना जी कि प्राइसेस ये वो, आप एक दफा करोगे मार्केट स्टेटस आ जाएगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि IMF पाकिस्तान पर मजीद कड़ी क्या शराइत लगा रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत अगर उसको मानती है तो फिर क्या होगा। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मा कारदार साहब, अब ये भी शुनीद है कि मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है कि 300 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वो टैक्सेस की रिफ्लेक्शन फिर अमूमी तौर पर महंगाई की सूरत में आएगी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि बिजली और गैस महंगी करने की तजावीज़ हैं, वो महंगी होंगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई फिर बढ़ जाएगी। वो फिर कैसे कंट्रोल होगा ये? मुदस्सर देखें, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप पैसे कहीं से बोरो करते हैं और वो भी किसी बैंक से बोरो करते हैं तो उनकी कंडीशनैलिटीज़ तो होती हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कभी रिफॉर्म की तरफ बढ़े ही नहीं, और हमने 21 दफ़ा IMF के पास जाके उनसे कर्जे लेके तो उनको बिल्कुल अपने अल्ले तल्ले शाह खर्चियों में, और हमने अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से उनको अपने गले जो था लाइबिलिटी बना लिया है। अब ये जो गैस और बिजली है इसके मद में इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं क्योंकि ये आप किस तरह से कर सकते हैं अफोर्ड कि आप बिजली और गैस महंगी पैदा करें और आगे से आप उसको सस्ता दें। आपकी सारी जो दिवालिया होने पे आ जाती हैं आपकी गैस कंपनीज भी और IPPs के, तो आप कैपेसिटी चार्जेस भी देने के काबिल नहीं रहते। 13, 14, 15, 16, 20 हज़ार रुपया वो तो नहीं फिर बिजली के गैस के मीटर कटवा देगा। मैं उस पे मैं उस पे आ रही हूँ। देखें यहाँ पे 226 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने मुख्तस किया है उन लोगों के लिए सब्सिडी देने के लिए जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 141 अरब जो है पैसे वो रिलीज़ भी कर दिए गए हैं। 24 अरब रुपया जो है वो गैस सब्सिडी की मद में वो भी मुख्तस किए गए हैं उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल सबसे लोअर ब्रैकेट में आते हैं, और उसमें से भी 12 अरब पैसे जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसलिए कोशिश इस हुकूमत की ये है कि जो बिल्कुल हमारा नीचे वाला स्लैब है वो लोग जो हैं उस पे उनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ना आए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं ये तो ये डायरेक्ट बिलिंग का मामला होगा कि उनके लिए बिजली के लिए आप रिलीफ कह रहे हैं, गैस
गैस के लिए रिलीफ कह रहे हैं, लेकिन पीजे मीर साहब जब ये सेक्टर्स को मिलेगी, चाहे वो किसी भी किस्म का सेक्टर है, वहां तक ये पहुंचेगी तो ये बिल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई जो है वो हो जानी है, चाहे वो पेट्रोल की मद में हो, बिजली की मद में हो या गैस की मद में हो। तो फिर आम आदमी क्या करे? देखें, आम आदमी जो है, ये सारी गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं, ये क्या करती हैं कि एक आम आदमी है, हम आपके लिए बहुत करेंगे, वादे बड़े करते हैं, सब करते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि आप और हम टैक्स नहीं देना चाहते। जिस वक्त देखो, ना इमरान ने, ना नवाज शरीफ ने, ना आसिफ जरदारी ने किसी ने अपनी जेब से पैसा लगाना है। ये आपके वोटों से आए हैं, ये इन्होंने आपका काम किया है, लेकिन हुकूमतें जो होती हैं लोगों के टैक्सेस से चलती हैं पूरी दुनिया में। हम टैक्स देना चाहते नहीं हैं, हम रोते महंगाई होगी, महंगाई पूरी दुनिया में होती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्टेट ऑफ डिनाइल पे जाते हैं। महंगाई होगी, लेकिन आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स इस तरह होने चाहिए कि जो आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको चेक करता रहे। महंगाई फिर भी बढ़ेगी। मुझे याद है कि एक वक्त तक या बरतानिया में वो VAT नहीं लगती थी, 17% लगी, वो लोगों ने शोर मचाया, इन द एंड सब VAT देने पड़ गए, आज 20% है। द क्वेश्चन इज, जो भी गवर्नमेंट होती है मुदस्सिर, उसके जो इलेक्ट्रेट होती है, दे हैव टू पे द टैक्सेस। अब ये टैक्स, फॉर एग्जाम्पल, चलो आज की हुकूमत टैक्स लगाती है ना, सारे पीछे पड़ जाएंगे, ऑपोजिशन, ओ देखो जी लोगों को मार दिया, पीस दिया, उड़ा के रख दिया, वादा ये किया। किसी ने ये बिटर पिल यूज करनी है अगर तो आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, वरना क्या होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने आप को बचाने में लग जाती है, इधर टैक्स नहीं लगाती है, इधर टैक्स लगा देती है और लोगों को अपीज करती रहती है। आई थिंक इट इज टाइम stop appeasing the people. Yes, look after the people, but look after the state of Pakistan. State of Pakistan उसी वक्त सर्वाइव करेगा और फ्लरिश करेगा जब हम सारों को एक ब्रॉड बेस्ड टैक्स नेट पे लेके आएंगे, जो कि हम नहीं अभी तक ला रहे। तो अगर ये लेके आएंगे, कल सारी दुनिया इनके पीछे पड़ जाएगी, और जी गवर्नमेंट ने हमें लूट लिया, गवर्नमेंट ने बेड़ागर कर दिया, ये वो इस तरह के आपके नारे और अखबारें और टीवी भर जाएंगे। द क्वेश्चन इज, हमने लॉजिस्टिकली, logically, sanity के साथ both government and opposition have to work on this for a long time basis. ये opposition government in waiting है। बिल्कुल long time के लिए इसको एक मैं कहता हूँ narratives में खराब चीज जरूरी है। हुकूमत के इख्तियार में और हुकूमत के खजाने में भी इस वक्त कुछ नहीं है कि वो रिलीफ की सूरत में दे, इसलिए सख्त फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मा कारदार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहत मौजूद थी, और अब आपको बताएं कि सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। PSL की तैयारियों के हवाले से क्या हो रहा है कराची में, नादरा मुश्ताक जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुशखबरी और मुबारकबाद देते चले कि पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान में होने वाला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट जो है वो जीत लिया है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इनिंग और 40 रन से पाकिस्तान ने यह फतह समेटी है यासिर शाह, नसीम शाह की शानदार बॉलिंग के नतीजे में। तो PSL की बात करते हैं। नादरा मुश्ताक इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं, नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं कि क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसी तैयारियां हैं नादरा PSL के लिए? जी, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में फ़कत 10 दिन बाकी हैं, और आपको मालूम है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 20 फरवरी को होगी कराची के इस नेशनल स्टेडियम में, जहां पर आप देख सकते हैं फुटेजेस के अंदर कि जो कुर्सियां हैं उनकी सफाई का काम शुरू हो चुका है। 3 विकेट्स इसके लिए बनाई गई हैं, छक्के चौकों की बरसात होगी, जिसके लिए बाउंड्री जो है वो 65 मीटर की रखी गई है। अमूमन जो बाउंड्री होती है वो 80 की होती है, 72 की होती है, लेकिन जब PSL की बात आती है, T20 की बात आती है, छोटे फॉर्मेट की बात आती है, तो फिर बाउंड्री भी छोटी हो जाती है, जहां पर आसानी के साथ छक्के चौके पड़े और लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। आपको ये भी बताएं कि जो टिकट्स हैं तकरीबन वो ऑल सोल्ड, तमाम के तमाम बिक चुके हैं। जो ओपनिंग सेरेमनी के VIP टिकट्स हैं वो कुछ रह गए हैं, बाकी सब बिक चुके हैं। आपको ये भी बहुत शुक्रिया। नादरा मुश्ताक हमें आगाह कर रही थी कि इस वक्त भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं, और बाउंड्री इसलिए छोटी रखी गई है क्योंकि आप चौके और छक्कों को एंजॉय कर सके, जो PSL का एक खासा भी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।